रात का समय था। कार धक्का खाकर अचानक से रुक गई। आरव नीचे उतरा। उसने कार का बोनट खोला और उसे ठीक करने की कोशिश करने लगा, लेकिन गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। आरव ने मोबाइल से मदद मंगवानी चाही, पर उसमें नेटवर्क का नामो निशान नहीं था। रात के 9 बज चुके थे। फिर उसने गाड़ी की पिछली सीट पर सोई हुई अपनी पत्नी मिताली को आवाज़ दी। मिताली, ओ मिताली, उठो ना। आज रात हमें किसी गेस्ट हाउस या होटल में बितानी होगी, क्योंकि गाड़ी खराब हो गई है और मैकेनिक के बिना ठीक नहीं होगी। हमेशा की तरह मिताली नींद में ही बड़बड़ाती हुई उठी। आरव, तुमसे कोई काम ढंग से नहीं होता। मैंने कहा था ना इस खटारे को बेच दो। कम से कम इस खटारे को बेचकर एक सेकंड हैंड कार ही ले लेते। इस खटारे को चलाते रहते हो। जवाब में आरव बोला, खरीद लेंगे माता रानी। अब अपना बैग उठाओ और चलो, कहीं रात गुजारने का जुगाड़ करते हैं। फिर दोनों जंगल की कच्ची सड़क छोड़ के मेन हाईवे पर आ गए। उसी वक्त जंगल से भेड़ियों के रोने की आवाजें आने लगी। आऊ! वो भेड़िए की आवाजें उस काली रात को और भी डरावना बना रही थी। दोनों लगभग आधा घंटा चलते रहे, पर उन्हें न तो कोई लिफ्ट मिली और न ही कोई होटल। मिताली बोली, आरव, तुम्हारे बेवकूफ़ दोस्त मिंटू ने ये कौन से वीराने जंगल में घर खरीद रखा है। यहाँ पर तो आदमी का भी नामो निशान नहीं है और ना ही किसी और बिल्डिंग का। इस बात पर आरव कुछ कहता, उससे पहले ही आसमान में जबरदस्त बिजली कड़की। उस आवाज़ से डरी हुई मिताली आरव के सीने से लिपट गई। तेज बारिश के आसार नजर आने लगे थे। तभी चलते चलते बिजली की चमचमाती तेज रोशनी में उन्हें एक पुरानी हवेली दिखाई दी। वे दोनों तेजी से दौड़ते दौड़ते उस हवेली के नज़दीक पहुंचे। हवेली गेट पर उन्हें कोई वॉचमैन नजर नहीं आया, इसलिए वो दोनों गेट खोलकर खुद ही हवेली के मुख्य दरवाजे के पास पहुंच गए। दरवाजे पर डोरबेल के नाम पर एक पुरानी सी रस्सी सांप की तरह लटक रही थी। उस रस्सी को आरव ने 2-3 बार खींचा, लेकिन घंटी बजने की कोई भी आवाज़ नहीं आई। फिर मिताली ने दरवाजे को खटखटाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया ही था कि अंदर से एक भारी आवाज़ आई, अंदर आ जाओ, दरवाजा खुला है। उन दोनों को यह बात बड़ी अजीब लगी, पर वे दोनों दरवाज़ा खोलकर अंदर चले गए। दरवाजे के ठीक सामने झूले पर बैठकर एक आदमी शाही अंदाज में सिगार पी रहा था। उन्हें देखते ही आरव बोला, सर, हम यहाँ कुछ ही दूर हमारे दोस्त का फार्म हाउस देखने जा रहे थे, पर रास्ते में हमारी कार खराब हो गई और मदद बुलाने के लिए फ़ोन करना चाहा, पर मोबाइल में नेटवर्क नहीं था। क्या आपके पास फ़ोन है? हम सिर्फ एक कॉल करेंगे। झूले पर बैठे उस आदमी के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। उसने कहा, जरूर कीजिए, टेलीफोन ऊपर के आखिरी कमरे में है। आरव ने उन्हें पहले अपना परिचय देना उचित समझा। उसने कहा, सर, मेरा नाम आरव है और ये मेरी पत्नी मिताली। जवाब में वह आदमी बोला, मेरा नाम दादा ठाकुर है, मैं इस हवेली का मालिक हूँ। आरव और मिताली हवेली की शान देख ही रहे थे कि उनकी नज़र दादा ठाकुर के पीछे वाली दीवार की सबसे बड़ी फोटो फ्रेम पर पड़ी, जो खाली थी और पूरे घर में तस्वीरें ही तस्वीरें थी। उन सब में एक बात समान थी कि किसी भी तस्वीर में कोई भी हंस नहीं रहा था। सभी तस्वीरें बिल्कुल ही भावनाहीन थी। फिर आरव और मिताली दोनों ऊपर गए और आखिरी कमरे में जाकर लैंडलाइन से अपने दोस्त मिंटू को कॉल करने लगे। बहुत बार कोशिश करने पर भी फ़ोन नहीं लग रहा था। तभी मिताली की नज़र उस दीवार पर पड़ी। वहाँ एक और फोटो फ्रेम टंगी थी। उसमें भी कोई तस्वीर नहीं थी, सिर्फ खाली फ्रेम था। उन्हें यह बात थोड़ी अजीब लगी। फिर दोनों नीचे गए। वो दादा ठाकुर से बोले, आपके लैंडलाइन से फ़ोन नहीं लग रहा है। दादा ठाकुर बोले, यहाँ की फ़ोन लाइन में हमेशा गड़बड़ रहती है, दोबारा से प्रयास करें, या फिर चाहे तो आप दोनों रात भर यहीं रुक जाएं। मिताली और आरव कमरे में जाकर फिर कॉल लगाने की कोशिश करने लगे, पर सब बेकार। आखिर में दोनों ने रात को वहीं रुकने का निर्णय लिया। बेड पर लेटते ही दोनों की आंख लग गई। रात के ठीक 1:30 बजे आरव की नींद अचानक से खुल गई और वह एक बार फिर से अपने दोस्त का फ़ोन लगाने लगा, लेकिन उस वक्त फ़ोन पूरी तरह डेड था। हाथ से फ़ोन नीचे रखते हुए आरव की नज़र दीवार पर गई और सामने का नज़ारा देखकर उसके चेहरे से हवाइयाँ उड़ गई, क्योंकि कुछ घंटों पहले देखी हुई खाली फ्रेम में अब उन दोनों की तस्वीर थी और उसके नीचे लिखी थी उनकी मौत की तारीख, जो कि आज की ही तारीख थी। उसने मिताली को उठाया और उसे तस्वीर दिखाई। वह बोली, यहाँ तो कुछ गड़बड़ है आरव, हमें अभी के अभी यहाँ से बाहर निकलना होगा। फिर दोनों ने वहाँ से सरपट दौड़ लगाई। सीढ़ियों से वह दोनों तेजी से नीचे उतरने लगे, पर उतरते वक्त सीढ़ियों पर उन्हें 4 नहीं 6 पैरों की आवाज़ आ रही थी। अब वो दोनों काफ़ी डर चुके थे।
और सीढ़ियाँ हैं कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। कुछ भी करके उन्हें बस दरवाज़ा खोलकर बाहर भागना था। जब इतनी सारी सीढ़ियाँ उतरने के बाद मुश्किल से वे दरवाजे के पास पहुँचे और उन्होंने दरवाजे को खोला तो बाहर कब्रिस्तान था जिसमें से कंकाल उनकी तरफ बढ़ रहे थे। उन्होंने दरवाज़ा धड़ाम से बंद कर दिया। अब वो दोनों उस भूतिया हवेली में कैद हो चुके थे। आरव और मिताली ने पीछे मुड़कर देखा तो उस झूले पर दादा साहेब की गर्दन रखी थी जो जोर जोर से हंस रही थी। दादा साहेब के हाथ उनकी तरफ बढ़े। उन्हें अपने ऊपर बहुत से हाथ और नुकीली चीज़ें महसूस होने लगी। उसी वक्त बिजली चली गई। उन्हें अपने आसपास सांसों की बहुत सारी आवाज़ें आने लगी और चीख के साथ मौत ने अंधेरे की चादर से सब कुछ ढक लिया और चारों तरफ कब्रिस्तान का सन्नाटा फैल गया। उन दोनों की तस्वीर भी बाकी तस्वीरों के साथ हवेली की दीवार पर टंग गई और दादा ठाकुर झूले पर बैठ के सिगार पीते हुए किसी और मेहमान का इंतजार करने लगे।